नमस्कार। आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपका मेजबान। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन पर करोड़ों मेहनतकश हिंदुस्तानियों की तकदीर की इबारत लिखी जानी है। यह कहानी है उम्मीद की, संघर्ष की और आखिरकार इंसाफ की उस किरण की जिसने दशकों के अंधेरे को चीर दिया है। आज की यह रिपोर्ट सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उन करोड़ों ईपीएस पेंशन धारकों के जीवन का वह अहम दस्तावेज है जिसका इंतजार उन्होंने अपनी आधी अधूरी पेंशन के साथ हर रोज हर पल किया है। आज हम उस महाफैसले का विस्तृत और संपूर्ण विश्लेषण करेंगे जिसने कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के भविष्य की दिशा और दशा हमेशा के लिए बदल दी है। वह निर्णायक मुहूर्त आ चुका है जब सड़कों पर गूंजते नारों, संसद के गलियारों में उठती आवाजों और अदालतों में दी गई दलीलों का नतीजा सामने आया है। आपकी पेंशन बढ़ोतरी की मांग जो एक आंदोलन का रूप ले चुकी थी, उसे देश की सर्वोच्च अदालत की अंतिम और निर्णायक मुहर मिल गई है। जी हां, यह सत्य है। आपकी पेंशन में वृद्धि को सैद्धांतिक तौर पर हरी झंडी दिखा दी गई है। लेकिन ठहरिए, यह कोई एक समान तोहफा नहीं है जो हर किसी के लिफाफे में एक जैसा होगा। यह एक जटिल गणितीय पहेली है, एक ऐसा खाका है जिसे सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने मिलकर तैयार किया है। इस नई व्यवस्था में पेंशन भोगियों को उनकी सेवा की अवधि और उनके योगदान के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। आपकी पेंशन की नई राशि कितनी होगी, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इस श्रेणीबद्ध पिरामिड में कहां खड़े हैं। इस पूरे महामंथन के केंद्र में है माननीय उच्चतम न्यायालय का वह युगांतकारी निर्णय जिसकी नींव 3 सदस्यीय खंडपीठ ने रखी। इस पीठ ने न केवल पेंशन धारकों के दशकों पुराने दर्द को समझा बल्कि उनके पक्ष में एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला सुनाया जो भविष्य के लिए एक नजीर बन गया है। तो आखिर क्या है यह फैसला? क्या आपकी पेंशन सचमुच 7,500 रुपये हो गई है? वह कौन सी श्रेणियां हैं जिनके आधार पर आपके बुढ़ापे की लाठी यानी आपकी नई पेंशन की गणना की जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, यह सब कुछ कागज से निकलकर आपके बैंक खाते तक का सफर कब पूरा करेगा? इन सभी गूढ़ सवालों के जवाब आपको हमारी इस खास और विस्तृत रिपोर्ट में मिलेंगे। इसलिए हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस विश्लेषण को पूरे धैर्य और ध्यान के साथ देखें और समझें। इसे आगे पीछे करके देखने की भूल न करें, क्योंकि एक भी जानकारी का छूट जाना आपको आपके हक की सही गणना से महरूम कर सकता है। यह आपके आर्थिक भविष्य की कुंजी है। इसे संभाल कर रखना आपकी जिम्मेदारी है। न्याय के मंदिर में ऐतिहासिक दस्तक, संघर्ष और विजय की गाथा। आइए सबसे पहले उस कानूनी महासंग्राम की तहों में उतरते हैं जिसने इस ऐतिहासिक बदलाव की पटकथा लिखी है। यह कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि इसके पीछे छिपा है वर्षों का अथक संघर्ष, अनगिनत याचिकाएं और अदालती बहसों का एक लंबा सिलसिला। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय 4 नवंबर 2022 को लिखा गया, जब सर्वोच्च न्यायालय ने पेंशन धारकों के हक में एक मील का पत्थर साबित होने वाला फैसला सुनाया। उस ऐतिहासिक दिन अदालत ने 15,000 रुपये की उस वेतन सीमा को सिरे से खारिज कर दिया जो आपकी पेंशन गणना पर एक अन्यायपूर्ण अंकुश लगाती थी। अदालत ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया। यह फैसला कोई एक याचिका का नतीजा नहीं था, बल्कि यह उन 67 अलग अलग याचिकाओं का सामूहिक परिणाम था जिन्होंने एकजुट होकर ईपीएफओ की मनमानी और भेदभावपूर्ण नीतियों को चुनौती दी थी। लेकिन इस बड़ी जीत के बाद भी जमीनी हकीकत नहीं बदली। पेंशन धारकों के बीच भ्रम और अनिश्चितता का एक घना कोहरा छा गया। ईपीएफओ ने एक के बाद एक कई ऐसे सर्कुलर या परिपत्र जारी किए जिन्होंने स्थिति को सुलझाने के बजाय और अधिक उलझा दिया। इन सर्कुलरों की भाषा इतनी जटिल और शर्तें इतनी कड़ी थीं कि पेंशन भोगियों के लिए यह समझ पाना लगभग नामुमकिन हो गया कि आखिर उन्हें बढ़ी हुई पेंशन का लाभ कैसे, कब और किस आधार पर मिलेगा। इसी असमंजस और लगातार हो रही देरी ने पेंशन धारकों के सब्र का बांध तोड़ दिया। न्याय के लिए एक बार फिर सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे पर दस्तक दी गई और देखते ही देखते लगभग 40 नई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत के समक्ष दायर कर दी गईं। मामले की असाधारण गंभीरता
और करोड़ों नागरिकों पर इसके प्रभाव को देखते हुए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश माननीय श्री डी. चंद्रचूड़ ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि चूंकि पिछला फैसला भी 3 न्यायाधीशों की एक पीठ द्वारा सुनाया गया था, इसलिए इन नई 40 याचिकाओं की सुनवाई और निपटारे के लिए भी 3 न्यायाधीशों की एक नई समर्पित पीठ का गठन करना न्याय के हित में अनिवार्य है। इसी सर्वोच्च आदेश के अनुपालन में एक अत्यंत शक्तिशाली और अनुभवी पीठ का गठन किया गया। इस पीठ ने मामले की सुनवाई को अभूतपूर्व प्राथमिकता और गंभीरता दी। लगातार 7 दिनों तक मैराथन सुनवाई का दौर चला, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इस दौरान पेंशन भोगियों, केंद्र सरकार और ईपीएफओ तीनों पक्षों के वरिष्ठ वकीलों ने अपनी अपनी दलीलें, तर्क और सबूत पेश किए। अदालत का कमरा 7 दिनों तक कानूनी जिरह का अखाड़ा बना रहा। इन 7 दिनों की गहन और विस्तृत सुनवाई के बाद पीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिससे पूरे देश में उत्सुकता और बेचैनी की लहर दौड़ गई थी। आखिरकार संसद के मानसून सत्र के समाप्त होने के बाद वह ऐतिहासिक फैसला सार्वजनिक किया गया, जिसने करोड़ों चेहरों पर मुस्कान ला दी। इस नए और अंतिम फैसले का सबसे क्रांतिकारी और परिवर्तनकारी पहलू यह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भेदभाव की हर नीति को जड़ से उखाड़ फेंका है। अदालत ने अपने फैसले में बिल्कुल स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहा कि पेंशन भोगियों को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर किसी भी सूरत में बांटा नहीं जा सकता। कोई कर्मचारी साल 2014 से पहले रिटायर हुआ हो या 2014 के बाद, इससे पेंशन के अधिकार पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। अदालत ने इसे समानता के मौलिक अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन माना। सेवानिवृत्ति की तारीख के आधार पर पेंशन लाभों में भेदभाव करने की इस अन्यायपूर्ण नीति को सर्वोच्च न्यायालय ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया। सर्वोच्च अदालत यहीं नहीं रुकी। उन्होंने केंद्र सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को एक कड़ी हिदायत देते हुए एक नोटिस भी जारी किया। इस नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सभी पेंशन भोगियों को बिना किसी भेदभाव के जल्द से जल्द एक समान और सम्मानजनक पेंशन देने का प्रावधान किया जाए। हालांकि सरकार इस नोटिस पर कब तक और किस रूप में कार्यवाही करेगी और यह नई व्यवस्था जमीनी स्तर पर कब से पूरी तरह लागू होगी, इसकी कोई निश्चित समय सीमा अभी तक घोषित नहीं की गई है। लेकिन एक बात शीशे की तरह साफ है, सर्वोच्च न्यायालय ने करोड़ों पेंशन भोगियों के पक्ष में एक मजबूत, स्पष्ट और अकाट्य जनादेश दे दिया है, जिसकी अनदेखी करना अब किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। आपकी नई पेंशन का संपूर्ण खाका, किसे, कितनी और कैसे मिलेगी पेंशन? अब हम उस सबसे बड़े और अहम सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसका जवाब जानने के लिए हर पेंशन भोगी का दिल धड़क रहा है। आखिरकार मेरी जेब में, मेरे बैंक खाते में हर महीने कितनी पेंशन आएगी? जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, आपकी पेंशन की नई राशि को आपके योगदान के वर्षों के आधार पर बहुत ही सावधानी से अलग अलग श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी और विलंब के हम एक एक करके इन सभी श्रेणियों की गहराई से पड़ताल करते हैं और समझते हैं कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपकी पेंशन कितनी बनने वाली है। पहली श्रेणी, 10 वर्ष या उससे कम की सेवा अवधि वाले पेंशन भोगी। सबसे पहले हम उन पेंशन भोगियों की बात करते हैं जिन्होंने कर्मचारी पेंशन योजना 95 के तहत 10 साल या उससे कुछ कम समय के लिए अपना योगदान दिया है। यह वह श्रेणी है जिसमें पेंशन धारकों की एक बहुत बड़ी संख्या शामिल है। मौजूदा 15,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर की गई गणना के अनुसार अगर आपने पूरे 10 साल तक का योगदान दिया है तो आपको औसतन 1,443 रुपये और 94 पैसे की मासिक पेंशन प्राप्त होगी। यह न्यूनतम पेंशन का स्लैब है जो उन लोगों के लिए निर्धारित किया गया है जिनकी सेवा की अवधि सबसे कम रही है। हालांकि यह राशि बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह मौजूदा व्यवस्था में एक मामूली पर निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण सुधार है। यह उन लोगों के लिए एक छोटी सी राहत है जो अब तक इससे भी कम राशि पर गुजारा करने को मजबूर थे। यह इस बात का संकेत है कि सरकार और ईपीएफओ ने न्यूनतम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के योगदान को भी मान्यता दी है। दूसरी श्रेणी, 15 से 25 वर्ष की सेवा वाले पेंशन भोगी। अब हम उस वर्ग की ओर बढ़ते हैं जिन्होंने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा
यानी 15 से 25 साल के बीच नौकरी में समर्पित किया है और लगातार ईपीएस में अपना योगदान दिया है। यह मध्यम सेवा अवधि वाली श्रेणी है और इसमें भी करोड़ों पेंशन भोगी आते हैं। इस श्रेणी के लिए पेंशन की गणना एक स्पेक्ट्रम या विस्तार में की गई है जो आपकी सटीक सेवा अवधि पर निर्भर करती है। यदि आपकी पेंशन योग्य सेवा ठीक 15 वर्ष है तो आपको 2,165 रुपए और 91 पैसे की मासिक पेंशन मिलेगी। यदि आपने 20 वर्षों तक लगातार योगदान दिया है तो आपकी पेंशन की राशि बढ़कर 2,887 रुपए और 88 पैसे हो जाएगी। और अगर आपने 25 वर्षों की एक लंबी सेवा पूरी की है तो आपकी मासिक पेंशन 3,609 रुपए और 85 पैसे होगी। इसे और अधिक सरल भाषा में समझने की कोशिश करें तो इस श्रेणी के लिए एक औसत पेंशन लगभग 3,000 रुपए के आसपास बनती है, बशर्ते आपने लगभग 20 साल की सेवा पूरी की हो और आपका योगदान 15,000 रुपए की पुरानी वेतन सीमा के आधार पर काटा गया हो। यह उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी और तत्काल राहत है जो अभी तक महज 1,000 या 1,200 रुपए की मामूली पेंशन पर अपना और अपने परिवार का गुजारा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। यह वृद्धि उनके जीवन स्तर में एक सम्मानजनक सुधार लाने की क्षमता रखती है। तीसरी श्रेणी 30 से 35 वर्ष की लंबी सेवा और 7,500 का सपना। अब बात करते हैं उस मांग की, उस नारे की जो पिछले कई सालों से ईपीएस 95 के हर आंदोलन, हर धरने और हर प्रदर्शन का केंद्र बिंदु रहा है। 7,500 प्लस डीए यानी 7,500 रुपये की मूल पेंशन और उस पर समय समय पर बढ़ने वाला महंगाई भत्ता। क्या यह चिर प्रतीक्षित मांग पूरी हुई है? तो इसका जवाब है हां, यह मांग पूरी हुई है, लेकिन एक बड़ी शर्त के साथ। यह लाभ सार्वभौमिक नहीं है, यह हर किसी के लिए नहीं है। यह लाभ उन समर्पित और निष्ठावान कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है जिन्होंने अपने जीवन के 3 दशक या उससे भी अधिक समय तक देश की सेवा की है और ईपीएस योजना में लगातार अपना योगदान दिया है। जिन पेंशन भोगियों ने 30 वर्षों तक लगातार और बिना किसी रुकावट के योगदान दिया है, उनकी पेंशन को बढ़ाकर लगभग 5,414 रुपए और 78 पैसे के करीब कर दिया गया है। और अब वह क्षण जिसका सभी को इंतजार था, वह पेंशन भोगी जिन्होंने 35 साल या उससे भी अधिक की मैराथन सेवा पूरी की है, वे ही उस प्रतिष्ठित और बहुप्रचारित आंकड़े को छू पाएंगे। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। 35 साल की सेवा पूरी करने वाले पेंशन भोगियों को ही 7,500 रुपए की मूल पेंशन के साथ उस पर लागू होने वाला महंगाई भत्ता डीए भी प्रदान किया जाएगा। तो यह बात अब पूरी तरह से स्पष्ट है कि 7,500 रुपये प्लस डीए का लाभ हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी को नहीं मिलेगा। यह एक पुरस्कार है, एक सम्मान है उन लोगों के लिए जिन्होंने अपनी पूरी कामकाजी जिंदगी एक ही व्यवस्था के तहत अनुशासित रूप से योगदान करते हुए बिताई है। सरकार और ईपीएफओ द्वारा तैयार किए गए नए दिशा निर्देशों में इस बात को बहुत साफ तौर पर रेखांकित किया गया है ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न रहे। यह उन लोगों के धैर्य और निष्ठा का प्रतिफल है। चौथी और अंतिम श्रेणी उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वालों के लिए महाबोनेंजा। और अंत में हम उस श्रेणी की बात करते हैं जो पेंशन प्रणाली में एक वास्तविक और अभूतपूर्व क्रांति लाने की क्षमता रखती है। यह श्रेणी उन दूरदर्शी और जागरूक कर्मचारियों के लिए है जिन्होंने समय रहते हायर पेंशन यानी अपनी वास्तविक पूरी तनख्वाह पर पेंशन योगदान देने के विकल्प को चुना था। यदि आपने यह महत्वपूर्ण विकल्प चुना था तो आपके लिए पेंशन की गणना का पूरा तरीका ही बदल जाएगा और यह आपको लाभों के मामले में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस के बेहद करीब ले आएगा। इस श्रेणी में आपकी पेंशन 15,000 रुपये की किसी भी कृत्रिम सीमा से बंधी नहीं होगी, बल्कि इसकी गणना आपके अंतिम आहरित वेतन लास्ट ड्रॉन सैलरी के आधार पर की जाएगी। इसका फॉर्मूला बहुत ही सीधा और सरल है। आपकी अंतिम सैलरी का लगभग आधा हिस्सा आपकी मासिक पेंशन होगी। आइए इसे कुछ स्पष्ट उदाहरणों से समझते हैं ताकि कोई भी शंका बाकी न रहे। मान लीजिए सेवानिवृत्ति के समय आपका मासिक मूल वेतन 25,000 रुपये था।
इस नई और क्रांतिकारी व्यवस्था के तहत आपको 12,500 रुपए RS सालमाचाउंसे की मासिक पेंशन मिलेगी, जो पुरानी व्यवस्था से कई गुना ज्यादा है। अगर आपका अंतिम वेतन 50,000 रुपये RS प्रतिमाह था, तो आपकी पेंशन सीधे सीधे 25,000 रुपये RS 25,000 प्रतिमाह होगी। और अगर आप एक उच्च वेतन भोगी कर्मचारी थे और आपका अंतिम वेतन 65,000 रुपये RS 65,000 प्रतिमाह था, तो आपको 32,500 रुपये RS 22,500 की एक अत्यंत सम्मानजनक मासिक पेंशन प्रदान की जाएगी। यह एक गेम चेंजर है, एक पासा पलटने वाला कदम है। यह उन लोगों को पुरस्कृत करता है जिन्होंने भविष्य के लिए एक परिकलित जोखिम उठाया और उच्च योगदान का विकल्प चुना। अब उन्हें उसका फल एक सुरक्षित, समृद्ध और सम्मानजनक वृद्धावस्था के रूप में मिलेगा। यह व्यवस्था जितना गुड़ डालो उतना मीठा होगा के सिद्धांत को चरितार्थ करती है। आगे का सफर, इंतजार, उम्मीद और हमारी जिम्मेदारी तो दोस्तों यह है वह विस्तृत, संपूर्ण और आधिकारिक खाका जिसके आधार पर आपकी नई पेंशन की राशि तय की जाएगी। सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम और निर्णायक आदेश आ चुका है। पेंशन की श्रेणियों का स्पष्ट रूप से निर्धारण हो चुका है, लेकिन इन सब के बावजूद सबसे बड़ा और ज्वलंत सवाल अब भी अपनी जगह पर कायम है। यह सब कुछ लागू कब से होगा? यह 4 श्रेणियों वाली नई पेंशन व्यवस्था आपके बैंक खातों में कब से दिखनी शुरू होगी? इस यक्ष प्रश्न का उत्तर पूरी तरह से केंद्र सरकार और EPFO की कार्यप्रणाली, उनकी इच्छा शक्ति और उनकी प्राथमिकता पर निर्भर करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी ओर से न्याय का मार्ग प्रशस्त कर दिया है और रास्ते के सभी कानूनी रोड़े हटा दिए हैं, लेकिन अब गेंद पूरी तरह से सरकार के पाले में है। अब सरकार को बिना किसी देरी के एक आधिकारिक और विस्तृत सर्कुलर जारी करना होगा, जिसमें इन सभी नए नियमों और गणना के तरीकों को सरल भाषा में स्पष्ट रूप से बताया जाएगा। साथ ही उस सर्कुलर में एक निश्चित तारीख की घोषणा करनी होगी जब से यह नई पेंशन प्रणाली पूरे देश में प्रभावी होगी। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि सरकार करोड़ों बुजुर्ग पेंशन भोगियों की पीड़ा, उनके संघर्ष और उनकी आर्थिक जरूरतों को समझेगी और इस प्रक्रिया में अब और अधिक देरी नहीं करेगी। यह सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा नहीं, बल्कि करोड़ों वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान और स्वाभिमान का प्रश्न है। जैसे ही इस महत्वपूर्ण विषय पर सरकार या EPFO की तरफ से कोई भी आधिकारिक घोषणा होती है, कोई भी नया सर्कुलर जारी किया जाता है या कोई भी बड़ी खबर सामने आती है, हम आपसे यह वादा करते हैं कि हम इसी चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। इसलिए आपसे एक बार फिर विनम्र निवेदन है कि आप हमारे साथ जुड़े रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि EPS 95 पेंशन से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण और जीवन परिवर्तनकारी अपडेट आपसे छूट न जाए। यह जानकारी हर उस पेंशन भोगी तक पहुंचाना हमारा और आपका सामूहिक कर्तव्य और जिम्मेदारी है, जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है और सालों से इंसाफ का इंतजार कर रहा है। आज के इस विशेष और विस्तृत बुलेटिन को अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।